हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैंने प्रतिशत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में सीधा छपेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको यूपी पुलिस का जो टाइप वाइज टॉपिक वाइज के बाद हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रतिशत का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज प्रतिशत का प्रैक्टिस रिवीजन है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यही एग्जाम में सीधा छपने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। प्रतिशत का ये सवाल एग्जाम में खूब पूछा जाता है जो जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इनमें से प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के अंत में नगर में कुल स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। तो देखो, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जनसंख्या वर्तमान में 100% है तो एक साल में कितना बढ़कर के हो जाएगी, 110%। ठीक है, तो 100% बढ़कर के 110% हो जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी कि अगर 10 हमारी वर्तमान जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो 1 की वृद्धि हो गई है, तो अब एक साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 11। पिछले साल की तुलना में किया जाए तो 11/10। ये हमारी पिछले साल की जनसंख्या और ये हमारी एक साल बाद की जनसंख्या, यानी 10 जनसंख्या 11 हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अगर आप चुटकियों में आंसर देना चाहते हैं, एक सेकंड में आंसर देना चाहते हैं, तो आंसर वही होगा दोस्तों, आंसर वही होगा जो 11 का डिविजिबल हो, है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं हम लोग, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 8, 1, 9, 11 की भाज्यता क्या कहती है, अल्टरनेट पोजीशन का सम और फिर उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 या 22 आए तो वो 11 से डिवाइड होगी। तो देखो 8, 1, 9, 9 में से 5 जाएगा तो इसका अंतर हो जाएगा, पहले का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 4। ये आंसर नहीं हो सकता, 0 आना चाहिए था या 11। तो 8, 1, 9, 9, 4, 13, 8, 5, 13, अंतर कितना हुआ, 0। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। यहां से देखा जाए ये तो आंसर दिख ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर हो सकता है, यानी कि 85, 184 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर ले इसका पूरे सोल्यूशन की। तो मैंने कहा आपकी 64,000 जनसंख्या है, एक वर्ष में 11/10 हो जाती है, क्योंकि अगले वर्ष भी यही रेट है, तो ये 11/10 हो जाएगी और ये 11/10 हो जाएगी। आप इसको काटोगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे, ये 11 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1331 गुणे 64। जो आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहां से इकाई अंक 4 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन हो जाएगा 85,184। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसका सोल्यूशन आपको बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कह रहा है, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो पहले तो आपको सभी चीजों का मतलब पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू में। इस 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, इस 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 और इस 25% का वैल्यू तो वही है 1/4। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि दो लोग हैं, एक है राजू और एक है मंजू। मैं इन दोनों की आय का अनुपात बना लेता हूं। ठीक है, कहा राजू की जो आय है वो 25% अधिक है। ठीक है, ये ऐसे ना बना करके हम यहां पर लिख लेते हैं राजू और यहां पर आय लिख लेते हैं। ठीक है, राजू और मंजू आय का, देखो राजू की आय का जो अनुपात है वो पहले राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। नहीं नहीं, वैसे ही सही है, राजू
और मंजू का हमने क्या बना लिया, अनुपात बना लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए राजू क्या है, मंजू क्या है सर 25% अधिक है, इसका मतलब क्या है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मंजू की इनकम, अगर मंजू की इनकम 4 रही होगी तो इससे 1 ज्यादा होगी। राजू क्या है, राजू क्या है कितना हो जाएगी 5। फिर देखो कहा गया है राजू क्या है में 25% की वृद्धि हुई है। तो देखो मैं कहता हूं अगर मैं यहां से 2 जीरो दोनों में बढ़ा लूं तो कोई परेशानी नहीं है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि आगे परसेंट की बात कही गई है। ठीक है ना। तो अगर इसका 25% निकाला जाए, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका 25% हो जाएगा 125, यानी कि अब बढ़कर ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी आय कितनी हो जाएगी 625 हो जाएगी। और यहां से इसके और मंजू क्या में 40% की वृद्धि हो रही है। 40% का मतलब है इसका 40% अगर देखा जाए तो 160 हो जाएगा, यानी ये आय कितनी हो जाएगी बढ़ करके 40% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी 560। अब इसके संयुक्त, अब मुझे बताना क्या है, इसके संयुक्त आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहां से इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा, आप कहोगे सर 900। ठीक है बच्चों, यहां से कितना हो जाएगा 6 5 11, 1185। संयुक्त इनकम की बात किया जाए, अगर पहले 900 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई 1185 हो गई है, तो वृद्धि हुई है। लेकिन हमें वृद्धि नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो मुझे बताओ कितना हुआ, 285 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किस में वृद्धि हुई है, 900 में हुई है, और परसेंट के लिए क्या कर लेते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। जो कटने वाला है काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 तिया 27, बचेगा कितना 1 9, और ये हो जाएगा 15, 9 कम 9 31 दशमलव वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, टिक मान लीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में छपते हैं, और अगर आपने इसकी सही समय पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एग्जाम में ताकते रह जाएंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृत्त की परिधि में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों मुझे बताइए आप कि एक वृत्त क्या होता है। आप कहोगे सर वृत्त तो ये होता है कि नहीं। अगर इस वृत्त की बात किया जाए तो यहां पर एक सेंटर होगा, सेंटर से एक दूरी जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं, दूरी लेकर के उस सेंटर की समान दूरी पर एक चाप बनाते हुए एक आकृति खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और जो चाप हम लोग 360 डिग्री का आर दूरी लेकर के करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई आर, यानी वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो क्या कहलाती है 2 पाई आर। अब क्वेश्चन कहा गया है रेडियस, रेडियस में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए। भाई मुझे बताओ रेडियस कितनी है, 1 है। अगर इसमें मुझे 20%, अगर मुझे इसमें 20% की वृद्धि करना होगा, यानी रेडियस बढ़ करके कुछ हो जाएगी, मान लिया जाए इतना बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो यहां से बढ़ाने पर इसका वृत्त भी बड़ा हो जाएगा, अगर वृत्त बड़ा होगा तो परिधि भी बड़ी हो जाएगी। तो मुझे बताइए परिधि में जो आर है कितनी बार आया है। कहने का मतलब है जो परिधि है, पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, परिधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ये क्या होता है 2 पाई आर। इसमें ये जो नंबर है, ये जो नंबर है कौन सा, ये जो नंबर है आपका 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई, इस 2 पाई आर में जो 2 पाई है ये एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है। इसका परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर यहां से बच क्या रहा है, केवल रेडियस बच रहा है, तो रेडियस में जितना भी परिवर्तन किया जाएगा इस रेडियस में भी उतना ही परसेंट की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी परिधि में क्या कहा गया, परिधि में परिवर्तन भी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, बी ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन आगे पीछे है ए बी सी डी, यानी बी ऑप्शन होगा, वो कौन से नंबर पे है, 3rd पर है। तो इसको सही कर लीजिए, ये बी होगा ये सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, कोई परेशानी कोई तकलीफ। बच्चों ऐसे सवालों के लिए आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वृत्त की परिधि में परिवर्तन जितना होगा वही त्रिज्या में परिवर्तन होगा, या त्रिज्या में जो भी परिवर्तन होगा वही इसके
परिधि में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले सकता है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूं। आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले तो देखो, जो वृत्त का एरिया है, क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसमें ये जो पाई है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक मान है, न्यूमेरिक मान है यानी संख्यात्मक मान है, इसका परिवर्तन से कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जब ऐसा है कि परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुझे बताइए, ये जो त्रिज्या है इसे मैं लिख सकता हूं r इंटू आर, यानी कि अगर इसमें 20% का वृद्धि हुई है तो इसमें भी 20% का वृद्धि हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी 20% की वृद्धि हुई होगी, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है, सक्सेसिव परिवर्तन। ठीक है ना, सक्सेसिव परिवर्तन। सक्सेसिव परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2, क्योंकि वृद्धि हुई है तो सारा प्लस होगा, R1 R2 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, यानी कि 44% परिवर्तन होगा किसमें, क्षेत्रफल में। दोस्तों जब ये सवाल पूछेगा, जब ये सवाल पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन तो पूछा है हमारा परिधि में, सॉरी हाँ परिधि में पूछा है, तो हमें परिधि वाला आंसर देना होगा फिर। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर कब होगा, जब आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। एक सवाल में दो सवाल समझाने का तरीका ही होता है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। ठीक है, आप पूरा अच्छे समझ लीजिए, ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। लेकिन अगर अगर सवाल में कुछ और पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 44% का। ठीक बात है, चलो अगले सवाल पर आइए। कहा गया एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो, कमी होगी। आपको पता है घन घन क्या होता है, तो आप जानते हो घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये हमारा घन होगा। अगर ये हमारा घन हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं इसकी सभी भुजाएं क्या होती बराबर। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये सभी की सभी क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जा रही है। अगर प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जा रही है तो मुझे बताइए आपका जो नया शेप है क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाओं में परिवर्तन हो गया है। तो जब आपका घन ही छोटा हो जाएगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठ भी छोटा हो जाएगा। आपको पता है कि जो संपूर्ण पृष्ठ होता है या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपको फिर से वही चीज पता है कि ये जो नंबर है 6 एक न्यूमेरिक मान है, इसका परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी परिवर्तन होगा वो इस a² की वजह से होगा, यानी a इंटू ए दिखाता है दो परिवर्तन, और दो परिवर्तन का मान अगर सेम है तो वहां पर सक्सेसिव इंक्रीजेस लगेगा, सक्सेसिव परिवर्तन लगेगा। तो प्लस माइनस देखो, क्योंकि कमी हो रही है तो -12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 इंटू 12/100। देखो -12 क्या हो जाएगा, -24 प्लस का 1.44। ठीक है, 1.44। तो यहां से 24 में से अगर मैं 2 घटाऊं, 24 में से 2 घटा दूं तो बचेगा 23। ठीक है ना, एक मिनट, 2 घटाऊंगा तो सॉरी बचेगा 22, यानी कि 22 दशमलव, और यहां से एक में से अगर 0.44 घटाया जाए तो ये बचेगा कितना, अगर एक घटाएंगे तो बचेगा कितना 22.56%। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसा आपके सवालों में भी पूछा जाता है कि बताओ इसकी आकृति है, मान लिया आयत की भुजा में परिवर्तन किया जाए, लंबाई या चौड़ाई में परिवर्तन किया जाए, या घन की प्रत्येक भुजा में परिवर्तन किया जाए। तो इस प्रकार से परिवर्तन वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू ऐसे छपते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। और ये पूछा कब गया है, आप देख भी पा रहे हैं, SSC CHSL
2023 में पूछा गया शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अगले सवाल पर आते हैं। एक आयत, देखो आ गया क्वेश्चन वही, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी, 8% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है, यानी ये पॉजिटिव, और 10% की कमी यानी ये निगेटिव हुआ है, कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, इसकी गणना करना है। कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। बहुत ही एग्जाम में बढ़िया छपने वाला सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। क्योंकि ये देखो यहां से बात किया जाए, क्योंकि ये जो नंबर है एक पूर्णांक संख्या है, 8%, 8% और 10% एक पूर्णांक वैल्यू है, और जहां भी पूर्णांक वैल्यू होगी वहां पर हम उसे सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है कि जैसे एल में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, और बी में 12.5% की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग ऐसे सवालों को रेशियो मेथड से लगाएंगे। रेशियो मेथड बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, ऐसे सवालों को। लेकिन इसको अगर सक्सेसिव मेथड से लगाने जाएंगे तो आप दशमलव में फंस जाएंगे, और आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसमें आप फंसे और एग्जाम में सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से ही करेंगे, क्योंकि ये पूर्णांक वैल्यू है, ये सभी क्या है, पूर्णांक मान है, ठीक है ना, पूर्णांक मान है। पूर्णांक मान के लिए सक्सेसिव मेथड क्या है, एक में कमी, यानी कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, +-R1 +-R2 +-R1 R2 अपॉन 100 और परसेंट। ठीक है दोस्तों, ये प्लस और माइनस वृद्धि और कमी को दर्शाता है। अगर वृद्धि होगी तो पॉजिटिव, अगर कमी होगी तो निगेटिव। देखो यहां पर कहा गया है लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की वृद्धि होती है। देखो अगर मैं इस आयत की बात करूं तो आयत ऐसा होता है, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई हो गई, एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, एरिया हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला तो जान ही लिया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये पूर्णांक मान है, इसको भी मैं मिटा देता हूं, तो L इंटू बी इसका एरिया है। अगर कहा गया है, अगर आपकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है, तो सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, +8 -10 प्लस माइनस माइनस 8 गुणे 10/100। ठीक है, तो यहां से देखो काटेंगे आप, तो जो परसेंट कमी या वृद्धि यही हो जाएगी। तो 0 से 0 काट देंगे, 1 0 काटेंगे तो 0.8, 10 -10.8। इस देखो इसमें से अगर 8 में से 10 जाएगा तो -2, यानी कि -2 और -0.8, ये आपका हो जाएगा -2.8%। यानी माइनस क्या दिखाता है, माइनस ये दिखाता है कमी। तो आपका जो आंसर होगा 2.8% की कमी। देखो भाई, देखो बच्चों, ये बात आप अच्छे समझ लीजिए कि प्लस माइनस बिल्कुल ये दर्शाता है कि कमी। यहां पर देखिए 2.8% के दो ऑप्शन है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2.8 आया है। अब देखो वृद्धि भी है और कमी भी है, माइनस क्योंकि आया है, निगेटिव आया है, तो निगेटिव में निगेटिव आंसर का मतलब है कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दिया जाता है, कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो दोस्तों, ऐसे सवाल को चुटकियों में लगा सकते हैं, सेकंडों में लगा सकते हैं। 1% की क्या होगी, कमी। कैसे आया, जब बढ़े हुआ वेतन और कमी हुई वेतन का जो रेट परसेंट है, ये देखिए जो रेट परसेंट है, वृद्धि और कमी का रेट वैल्यू है जो आर है वो सेम होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होती है। और वो कमी कैसे निकलेगी, कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा, जो रेट है उसका स्क्वायर बटे 100। ठीक है ना, तो 100/100 यानी आपका ये कट जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि ऐसे सवालों में कमी परसेंट होती है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, सक्सेसिव मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखिए प्लस का 10, फिर बढ़े हुए वेतन को कम कर दिया गया है 10% से, तो माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10/100। आप देख पा रहे होंगे इसको, यही हमारी परसेंट कमी या वृद्धि होगी, परसेंट कमी या
वृद्धि होगी। तो देखो ये 10 और ये 10 खत्म हो जाएगा, ये 0 से दोनों 0 खत्म हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1%। 1% दिखाता है कि वृद्धि नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ कमी होगी, सिर्फ और सिर्फ कमी होगी। तो इस सवाल को ऐसे पेन पर ही लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। यदि गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर देखा जाए गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से देखेंगे आप, ये जो 4π है ये एक न्यूमेरिक मान है, इसका परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बचेगा वो क्या होगा, सिर्फ त्रिज्या। त्रिज्या यानी r²। r² का मतलब है r इंटू आर। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों में कमी हो रही है ना भाई। अगर एक में 48 की कमी हो रही है तो दूसरे में भी यही होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्योंकि पूर्णांक वैल्यू है तो हम इसको कह सकते हैं कि -48 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 48 इंटू 48/100। ठीक है, ये 48 और 48 क्या हो जाएगा माइनस का 96। ठीक है ना, परसेंट कमी या वृद्धि क्या हो जाएगी माइनस का 96%, और या फिर इसको अभी कर दीजिए माइनस माइनस प्लस 48। देखो अगर आप 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 0। भाई 2 50 से 2 कम है, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0,4, और 25 में जब 2 की कमी करेंगे तो हो जाएगा 23,0,4। दो संख्या पर दशमलव होगा क्योंकि 100 लगा है। अब अगर मैं इस से माइनस करना चाहूं तो यहां से देखा जाए, अगर 100 में से 0,4 घटेगा तो 96। अच्छा 96 वाला देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बस यही से आप टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है पूरा सॉल्व करने की। ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो 96 में से जब आप 23 घटाओगे, तो आप 96 में से अगर 23 घटाओगे तो बचेगा कितना 3, और ये 73 73, और उसमें से अभी क्या करना है 73, और फिर प्लस एक में से, इसमें से फिर क्या करना है माइनस भी करना है, अभी माइनस का 0.04 भी करना है, तो ये हो जाएगा 72.96%। ठीक है दोस्तों, ये घटाने का तरीका है कि आप पहले कंप्लीट नंबर माइनस कर लीजिए, उसके बाद फिर बचा हुआ नंबर माइनस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका बेहतरीन सवाल है, सोल्यूशन आपके सामने है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ए की आय बी की आय का 80% है, ए के व्यय, अच्छा ये देखिए सवाल, ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने परसेंट अधिक है। ठीक, देखो ए और बी अगर कहा जाए आय, तो यहां से देखो सवाल का पूछा गया है, सवाल पूछा गया है भाई आपका, सवाल आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यदि आय की बात किया जाए, आय किसकी आय ए और बी की, अगर आय का अनुपात किया जाए तो 80% का भिन्न में मान होता है 4/5। 4/5 ए की आय बी की आय, देखो ए की आय बी की आय, यानी ये हो जाएगा ए की आय बी की आय ए बटा बी। ए की तुलना किससे की गई है बी से, और जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर रहेगा और जिससे तुलना करते हैं वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो बी की आय अगर 5 है तो ए की आय 4 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। और कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, यानी यहां से व्यय की बात किया जाए तो व्यय कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, व्यय क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब एक बात और कही है, अब एक बात और क्या कही है समझो जरा। ए की आय, यदि ए की आय लिख लेते हैं, ए की आय जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा ही कर देते हैं। ए की आय बी के व्यय का 90% है, यानी बी से तुलना की गई है तो बी के व्यय का 90% है। 90% का मतलब है 9/10, यानी ए की आय कितनी है 9, बी का व्यय कितना है 10।
तो आप मुझे बताइए, यही आपको करना है। यहां पर एक ही आय कितना है 4, यहां पर एक ही आय कितना है 9। जब एक ही व्यक्ति की आय दोनों जगह पर दिखा रही है तो दोनों जगह पर दोनों व्यक्तियों की आय क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमें ऐसा क्या करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो कहोगे सर इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है 36। तो हमें एक ही आय 36 बनाना है, तो देखो बन गई 36। लेकिन यहाँ पर एक या भी 36 बन गई। जब ऐसा हमने करा तो बी जो है बुरा मान जाएगा, कहेगा आपने ए को 4 दे दिया, अलग से गुणा कर दिया, तो मुझे भी करो, तो ये भी गुणा हो जाएगा। जब यहां पर गुणा हो जाएगा 10 से तो वह कितना हो जाएगा 40, लेकिन यहां पर वह कितना है, आप कहोगे सर यहां पर तो वह हमारा केवल 5 है, तो इसको भी 40 बनाना है, तो हम यहां पर 8 से गुणा करेंगे। अब आप एक बात समझिए, जब रेशियो में कोई संख्या का गुणा करते हैं तो पूरे रेशियो में गुणा करते हैं, यानी 9 का यहाँ गुणा है तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 9 से, यहाँ पर 8 का गुणा किया है तो यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। बस देखो, अगर ए की आय 36 है, उसमें से अगर उसने व्यय कर दिया, कितना का व्यय कर दिया 24 व्यय कर दिया, तो 36 में से अगर 24 व्यय कर दिया तो बचा कितना 12। बचत क्या हो जाएगी, बचत ए की हो जाएगी 12। ऐसे ही बी की बचत कितनी हो जाएगी, आप देखोगे अगर आप 45 इसकी आय थी, 40 बचा रहा, खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना 5। यानी ए की बचत कितनी है 12 रेशियो, बी की बचत कितनी है 5 रेशियो। कितना कहा है, ए की बचत बी की बचत से कितना % अधिक है। तो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। आप देख रहे हो कि ए की बचत बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कहोगे 7 ज्यादा है, लेकिन ये नहीं बताना है, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। प्रतिशत वृद्धि के लिए 7 की वृद्धि हुई है, किसमें हुई है 5 में, और % के लिए 100, ये कटेगा 20 बार में, यानी 20 सत्ते 140%। 140%। देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था आपका, ये आंसर हो जाएगा 140%। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप क्या करो, आप इस पूरी वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देखिएगा, पूरा ही बेहतरीन सवाल है, 2022 में छपा था। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ही ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन छप जाए, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भाई आप लोग क्या करिए, एक काम तो करते नहीं, लाइक वाइक करते रहा करें, ठीक है। हाँ चलिए, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 2500 रुपए में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है। इस सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो मैं कहता हूं चावल की कीमत में 24% की कमी हुई है, समझो जरा। अभी मैंने कहा कि हमारे पास 100 रुपया है और कीमत भी कितनी है 100 रुपया ही है, चावल की कीमत भी कितनी है 100 रुपया है। अब चावल की जो कीमत है उसमें 24% की कमी हो गई। 24% की कमी होने का मतलब क्या हो गया, आपका जो प्राइस है वो 76 रुपया हो गया। बोलो भाई, लेकिन पैसा आपके पास उतना ही है, 100 रुपया ही है। तो आप क्या करोगे, आपको जो पैसा पूरा खर्चा करना है तो आप कहोगे एक काम करो, 24 रुपए का, 24 रुपए का आप करो, एक 24 रुपए का और, ठीक है। अच्छा घटी हुई दर क्या है ये बताना है, चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर। इसके लिए तो सीधा सीधा हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां से देखा जाए घटी हुई मात्रा, घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य की बात किया जाए, घटे मूल्य की बात किया जाए तो कितने की कमी हो रही है 24 और बटे 100 इंटू 2500। 2500 रुपए में ये आपका क्या है, 2500 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखो ये जो फॉर्मूला, एक आपको मैं बता देता हूं फॉर्मूला, जो घटा मूल्य है उसका जो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है आर, कितने % की कमी हुई बटे 100, क्योंकि कमी हुई है किस पे हुई होगी, 100 पे हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पैसा है यानी अमाउंट है इस पे, और जी
ये हमारा क्या है, घटी हुई मूल्य का फॉर्मूला। आर क्या है, आर दोस्तों आपका रेट है, रेट चेंज, ठीक है ना, रेट चेंज। और ए क्या है, अमाउंट है। जी क्या है, गुड्स है। गुड्स का मतलब है वस्तु, वस्तु। ए क्या है, पैसा, कितने पैसे में कितनी वस्तु खरीदी जा रही है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 2 गुणे 12, तो 12 गुणे 5, यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया। घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य 60 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों आप सब रुकिए, अभी अभी रुकिए, अभी इसको लाइक वाइक मत करना। अभी आप समझो, चीजें आपको अच्छी लगे तब आप इसको लाइक करिए, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या है, जब वृद्धि या कमी ना हुई हो, ठीक है, जब वृद्धि या कमी ना हुई हो तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू ए अपॉन जी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में लगा दोगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य क्या है, देखो जरा, आर, आर का मतलब कितना है, 24, 24 की कमी हुई, और 24 की कमी होने पर जो हमारा मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। 100 में से जब 24 घटेगा तो 76 हो जाएगा, इंटू 2500 बटे कितना, 10। इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों तो आपका सलूशन हो जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से आप इसको बता पाएंगे कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको इसको लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, ठीक है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो मिलते रहे, ठीक है। ये आपका जो सलूशन कब होगा, जब आपसे प्रारंभिक मूल्य की बात किया जाए, कहा जाए कि बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, देख लो, बहुत ही अच्छा सवाल है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीदता है। एकदम एग्जाम में छपने वाला सवाल कब पूछा गया है, सीजीएल 2022 में, ठीक है, शिफ्ट 3 में। तो 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है, केले के प्रति दर्जन कमी हुई, मूल्य में कमी हुई, यानी घटी हुई मात्रा पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो घटे मूल्य के लिए हम फार्मूला फिर से लिखेंगे, फार्मूला आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। क्या है, आर अपॉन 100 इंटू ए अपॉन जी। आर क्या है, रेट है, कितना परसेंट की कमी है, वृद्धि हो रही है। ए क्या है, पैसा है, और जी क्या है, वस्तु है। रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो देखो आर कितना है, 20 बटे 100 इंटू 80 में कितना, 6। तो यहां से अगर देखा जाए, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 16 रुपए में 6 केले, 6 केले। लेकिन ये हमारा सवाल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 केले। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 केले खरीदना है हमें, लेकिन हमने तो 6 केले खरीदे हैं। इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 32 रुपए में 12 केले, या फिर इसी को लिख सकते हैं दर्जन। 32 रुपए प्रति दर्जन क्या होगी, घटा हुआ मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, प्रारंभिक मूल्य की। अगर प्रारंभिक मूल्य का बात कर ले तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन हट, आर अपॉन प्रारंभिक मूल्य, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू ए अपॉन जी, ठीक है। इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, आर कितना है, आर देखो, आर कितना है, 20 बटे 80 गुणे 80 बटे 6। ये 80 से ये 80 खत्म हो गया, 20 रुपए में, 20 रुपए में 6 केले, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40, 40 रुपए में 12, यानी कि दर्जन। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 40 रुपए दर्जन होगा। इसीलिए तो कहा गया है ना दोस्तों, इसीलिए तो कहा गया है कि प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य अगर पूछ लेगा तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य आपका हो जाएगा
प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य 32 रुपए प्रति दर्जन, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, 32 रुपए प्रति दर्जन। लेकिन अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ लेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 40 रुपए प्रति दर्जन। तो ये क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करते हुए न्यूनतम अंकों से 20% अधिक। इसका मतलब क्या है, जो जॉन है 10 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर जॉन को 10% 10 अंक और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सवालों को जो परसेंट वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो आपको 20 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 और 35 का डिफरेंस हो जाएगा 15%। और ये जो अंक है, एक को 10 अंक कम मिले हैं और एक को 20 अंक अधिक मिल गए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, 30 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। तो आप कहोगे अगर दो नंबर 1% के बराबर है तो पास कितने से हुआ, हमें ये बताना है। 20%, अच्छा परसेंट में बताना है। तो जॉन ने जो है 20% अंक पाए ही थे, 10 अंक और है, 10 अंक का मतलब है कि 10 अंक किसके बराबर हो जाएंगे, 5% के, क्योंकि दो अगर 1% के बराबर है तो 10 अंक 5% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 25। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को 381 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखो जो भी चुनाव होगा उसमें मतदाता जो भी होंगे 100% होंगे। अगर एक को, क्योंकि कुछ भी अवैध नहीं हुए और ये भी नहीं हुआ कि कुछ मत डालने नहीं गए, तो एक को अगर 35% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, आप कहोगे सर दूसरे को मिलेगा 65%। ठीक है ना, हार जीत कितने से हुई, 30% से। 30% से हार जीत हुई, 30% बराबर 381 के। तो हमें क्या बताना है, डाले गए मतों की कुल संख्या 100%। यहां से देख लिया जाएगा, जो कटने वाला है काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 धामा 10% बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। 10% बराबर 127 के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 1270। ठीक है, 1270 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। आगे सवाल में आते हैं, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 44% मत मिले और वह 44% मत मिले, वह दूसरे उम्मीदवार से 1440 मतों से हार गया। यदि अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या। वही सवाल है, ठीक है, वही सवाल है, आप इसको करिए। क्या है, 100% मतदाता है, एक को अगर 44% मिला है, अगर एक को मिला है 44% तो दूसरे को कितना मिलेगा, आप कहोगे 44 6 50 56%, दूसरे को मिला है 56%। हार जीत क्या हुई है, हार दोनों का डिफरेंस, हार से की बात किया जाए तो 12%। 12% बराबर किसके हो जाएगा, 1440 के। तो आप मुझे बताइए ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर लिखा है, यानी कि 12 बराहिम 144 120। आंसर वही होगा, क्या होगा, जो 12 का मल्टीपल हो, और 12 का मल्टीपल आप देख रहे हो सीधा सीधा, क्योंकि 1% बराबर 120 के, तो 100% बराबर 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 12,000। 12,000 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अच्छा ऑप्शन फिर से आगे पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट सवाल आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एक लास्ट सवाल, अच्छा होमवर्क नहीं है ये इस सवाल को कर लेते हैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे, कुल मतों की संख्या 15,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। ठीक है, चलो अगर देख लिया जाए इस सवाल को, तो आप कह रहे हो कि सर 15,000 टोटल मतदाता थे, इसमें मतदाता की संख्या दे रखी है। जब मतदाता की संख्या दे रखी होगी तो सीधा सीधा करेंगे, 25% मत अवैध हो गए। अगर 25% मत अवैध हो गए, अवैध मत कितने हैं, अवैध मत हैं 25%, तो वैध कितने होंगे, आप कहोगे सर वैध होगा 75%। 75% को लिख सकते हैं हम लोग 25 से 75, 25 चौको 100। ठीक है, गुणा वैध मत, यही तो हमारे क्या है, वैध मत है। वैध मतों का
एक को 60% मिल रहा है। अगर देखो दोस्तों, अगर एक को 60 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40%। तो हमें यही बताना है दूसरे को कितने वोट मिले। तो आप कहोगे 40%, और 40% का मतलब है 2/20, दूना 40, 20×25 100। ये इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये काटेंगे, 5 तिया 15, ठीक है ना। दो, अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको यहां से काट देंगे। 4 7 28, 4 5 20, 0, ठीक है ना। बस यहां से 75 दूना 150, 15 तिया 45, 4500 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बी दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर समझिए केवल। ठीक है ना, 4500 इसका आंसर होगा। तो अब आपका अगला सवाल, आपका होमवर्क। ठीक है, आप इस सवाल का जल्दी से जल्दी कैसे सोल्यूशन किया जाएगा आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स का। तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं, और ऐसी वीडियो आपके लिए अब आती रहेंगी। प्रतिशत की जो हमने सोल्यूशन कराना शुरू किया, प्रैक्टिस के 15 सवालों का ये है ना, 15 सवालों का ये प्रैक्टिस है, आप इसको करिए। अभी और कुछ सवाल प्रैक्टिस करा देंगे परसेंटेज के, तो आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज, टाइप वाइज अगर आपको प्रतिशत पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पुलिस के लिए हमने प्रतिशत का टाइप वाइज सारा सोल्यूशन कराया है, जिसमें 70 से 80 सवाल कराए हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।